गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा टॉपिक है स्पेस के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस। तो जो हमने आज से 2 क्लासेस प्लान की हैं, एक 11:30, एक 6:30। जो इवनिंग क्लास है उसमें हमारा टॉपिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, वो कंटिन्यू रहेगा। जैसे उसमें हमने यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ाया है, अब उसमें और भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे आगे। और जो 11:30 मॉर्निंग क्लास रखी है, इसमें स्टैटिक जी के कई सारे टॉपिक हैं आपके, स्पेस है, डिफेंस है, स्पोर्ट्स है, इस तरह के टॉपिक हम मॉर्निंग क्लास में कवर कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेस के बारे में। सबसे पहले हम इसमें बात करें जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है, प्लैनेट्स वगैरह जो बने हुए हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करें। देखो, तो हमारा जो सोलर सिस्टम, इसमें क्या सन है, और सन के किनारे जो ऑर्बिट में रिवॉल्यूशन कर रहे हैं 8 प्लैनेट्स हैं। सन है और 8 प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट कौन कौन से हैं? अब क्वेश्चन आता है नियरेस्ट कौन है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है, सबसे ज्यादा मून किसके पास है, रिंग किसके ऊपर है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मरकरी से लेकर नेपच्यून तक। अब एक प्लेनेट दिमाग में आएगा, सर प्लूटो नहीं लिखा यहाँ पे प्लूटो नहीं दिख रहा। बचपन में आप पढ़ते थे कि प्लूटो प्लेनेट है, बचपन में आप पढ़ते थे कि प्लूटो प्लेनेट है, पर प्लूटो जो है वो प्लेनेट कैटेगरी से बाहर हो चुका है। क्या रीजन है? प्लेनेट होने के लिए कुछ कंडीशन है। एक्चुअल में कौन डिसाइड करेगा, कौन बताएगा कि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो प्लेनेट होगा नहीं होगा? एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है IAU। 1919 में बना था ये। इसका नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये नाम है IAU। ये स्टैब्लिश हुआ था 1919 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, हेडक्वार्टर है पेरिस। कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट होगा या नहीं होगा, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? कोई चीज प्लैनेट है या नहीं है, ये किस बात पर डिपेंड होगा? ये 3 चीजें होती हैं इसके लिए। कोई ऑब्जेक्ट प्लैनेट है या नहीं है, अभी सुनने पे ध्यान दो बस। उसके लिए 3 कंडीशन है। वो ऑब्जेक्ट किसी स्टार के किनारे परिक्रमा करता हो। 3 कंडीशंस टू बी ए प्लैनेट। प्लैनेट होने के लिए 3 कंडीशन। सबसे पहले वो ऑब्जेक्ट किसी स्टार के किनारे चक्कर लगाता हो, किसी स्टार के किनारे वो ऑर्बिट में ऐसे घूमता हो, चक्कर लगाता हो। तो प्लूटो भी सन के किनारे चक्कर लगाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरा कंडीशन होता है वो ऑब्जेक्ट का साइज इतना बड़ा होना चाहिए, इतना सफिशिएंट साइज उसका होना चाहिए कि उसकी ग्रेविटी का इंपैक्ट ऐसा हो कि वो स्फेरिकल शेप में हो, वो स्फेरिकल शेप में मेंटेन रहे। तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्फेरिकल शेप का बना रहे। इतना बिग साइज, इतना सफिशिएंट साइज होना चाहिए कि उसके ग्रेविटी इंपैक्ट की वजह से वो स्फेरिकल शेप को ले ले। तो स्टार के किनारे घूमता हो, सन भी क्या है, एक स्टार है। तो प्लैनेट होने के लिए किसी स्टार के किनारे चक्कर लगाता हो, इतना बिग साइज होना चाहिए कि वो स्फेरिकल शेप को ले ले अपनी ग्रेविटी की वजह से। और थर्ड कंडीशन इसमें आती है कि इसका जो ऑर्बिट है, जो इसका साइज है और जो इसका ऑर्बिट है, जो इसका इफेक्ट है, अपने पाथ को क्लियर करता हो, अपने पाथ को क्लियर करता हो, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट इसके पाथ में यहां पर आसपास ना आ रहा हो। इसी थर्ड कंडीशन को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता। जो नेबरिंग एरिया में, अपने नेबरिंग रीजन में जो पाथ क्लियर वाला पॉइंट है, उसी को प्लूटो सेटिस्फाई नहीं करता।
स्फेरिकल शेप है। स्टार के किनारे चक्कर लगाता है, सन के किनारे चक्कर लगाता है, ये भी सही है। पर जो थर्ड कंडीशन है नेबरिंग रीजन को क्लियर करना, वो सेटिस्फाई प्लूटो नहीं करता, इसीलिए प्लूटो को प्लैनेट कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। तो प्लैनेट होने की 3 कंडीशन, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है 1919 में बना, पेरिस में हेडक्वार्टर है, वही डिसाइड करते हैं कि कोई प्लैनेट होगा या नहीं होगा। स्पेस संबंधित जो ये रिकॉग्निशन देने की बात होती है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ही डिसाइड करता है। प्लूटो को उन्होंने प्लैनेट कैटेगरी से बाहर कर दिया था क्योंकि वो थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। ये तीनों कंडीशन यहां लिखती हैं, देख लो। ये तीनों कंडीशन लिखी है, चाहे तो नोट कर लीजिए। तो प्लूटो जो है वो प्लैनेट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्या प्लूटो प्लैनेट है? नहीं, प्लूटो इज नॉट अ प्लैनेट। प्लूटो जो है प्लैनेट नहीं है, ये क्राइटेरिया हैं होने के। तो कोई बॉडी है, 3 मेजर क्राइटेरिया, स्टार के किनारे चक्कर लगाता हो, इतना साइज हो कि स्फेरिकल शेप में हो जाए, और अपने सराउंडिंग एरिया को क्लियर करता हो। 3 कंडीशन, किसी स्टार के किनारे चक्कर लगाता हो, ऑर्बिट में मूव करता हो, इतना साइज हो कि स्फेरिकल शेप ले ले, और अपने नेबरिंग एरिया को क्लियर रखे। तो नेबरिंग एरिया को प्लूटो क्लियर नहीं करता, जिस कारण ये प्लैनेट कैटेगरी से बाहर हो गया। तो अभी हमारे पास सन और 8 प्लैनेट। बचपन में आप पढ़ते थे प्लूटो प्लैनेट है, अभी प्लूटो प्लैनेट नहीं है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने उसको प्लैनेट कैटेगरी से बाहर कर दिया। थर्ड कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं करता, थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। क्लियर है? तो पहले प्लैनेट था, अभी प्लैनेट कैटेगरी से वो बाहर है। तो अभी हमारे पास सन और उसके कौन कौन से प्लैनेट हैं। ये तो प्लूटो प्लैनेट नहीं है, अभी हमारे पास ये 8 प्लैनेट्स हैं। इनमें भी हर प्लैनेट के पास सॉलिड सरफेस नहीं है। जैसे अर्थ के ऊपर आप देखोगे ठोस सतह है, हर प्लैनेट के पास सॉलिड सरफेस नहीं है। तो कुछ को कहते हैं टेरेस्ट्रियल, जिनके पास सॉलिड सरफेस है वो टेरेस्ट्रियल हैं, उनका पता पहले चला था। और कुछ हैं जो गैस बॉल्स की तरह हैं, जिनमें सॉलिड सरफेस भी नहीं, गैस बॉल्स की तरह हैं, सॉलिड सरफेस नहीं है। जैसे मरकरी से लेकर मार्स तक अगर आप देखोगे, इनको हम इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। इनको हम इनर या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जिनके पास सतह है, सॉलिड सरफेस है। ये जो हैं जुपिटर से लेकर नेपच्यून तक, ये बाद में पता चले थे, इनको हम आउटर या जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं जिन पे सरफेस है, सतह है, ये गैस बॉल्स की तरह हैं, इनको आउटर या जोवियन कह देते हैं। जुपिटर इनमें सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट, सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर। स्मॉलेस्ट और नियरेस्ट है मरकरी,
स्मॉलेस्ट एंड नियरेस्ट प्लैनेट है मरकरी। सबसे बड़ा जुपिटर। मार्स को बोलते हैं रेड प्लैनेट, मार्स है रेड प्लैनेट। अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट, अर्थ को कहा जाता है ब्लू प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट। जुपिटर के पास इस समय टोटल नंबर ऑफ मून, लगातार नए नए मून्स का पता चल रहा है। जुपिटर के पास हैं 95 मून्स, सैटर्न के पास हैं 145। इस समय सैटर्न टॉप पर चल रहा है नंबर ऑफ मून्स में। इस समय सैटर्न सबसे ऊपर है, 145 नंबर ऑफ मून है। अर्थ पे तो एक ही मून है, अर्थ पे सिंगल मून है, जबकि जुपिटर के पास 95 मून पता लग चुके हैं और सैटर्न के पास 145 मून पता लग चुके हैं। फिर क्वेश्चन आता है, ये जितने प्लैनेट हैं, ये सन के किनारे जो रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से बात करें, सभी प्लैनेट, सन हमें क्या फील होता है, जैसे अर्थ के ऊपर हम देखें, आपको मॉर्निंग में लगता है कि ईस्ट में सनराइज हो रहा है और वेस्ट में सनसेट हो रहा है, पर जैसा कि मैंने आपको बताया सन कहीं नहीं मूव कर रहा, सन अपनी जगह फिक्स है, सन कहीं मूव नहीं कर रहा है, सन अपनी जगह पे फिक्स है। एक्चुअल में प्लैनेट मूव कर रहे हैं। तो सन अगर आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता दिख रहा है, सन अगर आपको ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता दिख रहा है, इसका मतलब प्लैनेट मूव कर रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। तो जो भी प्लैनेट हमारे हैं वो मूव करते हैं वेस्ट टू ईस्ट। सिर्फ दो प्लैनेट ऐसे हैं जो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, वीनस एंड यूरेनस। वीनस और यूरेनस, इनका जो रिवॉल्यूशन है वो उल्टा है। सारे प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट में मूव करते हैं, इंक्लूडिंग अर्थ। वीनस यूरेनस का जो मूवमेंट है वो ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक। मरकरी नियरेस्ट प्लैनेट है सन के, नियरेस्ट है और ब्राइटेस्ट होना चाहिए, हॉटेस्ट होना चाहिए, पर यह हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। वीनस हॉटेस्ट प्लैनेट है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर है वीनस का, कारण है वीनस के ऊपर पाए जाने वाली एक्सेसिव ग्रीन हाउस गैस, जैसे कि CO2, जैसे कि CO2। वीनस के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैस का ज्यादा होना, ग्रीन हाउस गैस वो गैस होती है जो हीट को ट्रैप करती है, इसी कारण वीनस के ऊपर टेम्परेचर सबसे ज्यादा। नियरेस्ट नहीं है वीनस, तो भी इसको ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। रीजन है ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उस पर होना। तो वीनस के ऊपर ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होने के कारण इसको हम ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं, जबकि ये नियरेस्ट नहीं है, नियरेस्ट है मरकरी। क्लियर है? दो प्लैनेट वीनस और अर्थ, इनका साइज तकरीबन सिमिलर है। वीनस थोड़ा सा अर्थ से छोटा है, वीनस का साइज अर्थ से थोड़ा ही कम है, पर दोनों का साइज ऑलमोस्ट सिमिलर, इस कारण इनको ट्विन प्लैनेट्स कहते हैं। और इन दोनों को देखें, यूरेनस नेपच्यून को, इनका भी साइज दोनों का सिमिलर लगता है, इनको भी ट्विन प्लैनेट्स कहते हैं। ट्विन प्लैनेट का मतलब है साइज के कारण वीनस स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, पर ऑलमोस्ट सिमिलर साइज होने के कारण इसको ट्विन प्लैनेट बोलते हैं। ऐसा ही यूरेनस और नेपच्यून के केस में भी इनको भी ट्विन प्लैनेट कहते हैं, रीजन है सिमिलर साइज होने के कारण। ठीक है, तो प्लैनेट के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछे आप आसानी से बता पाओगे। किस प्लैनेट के किनारे रिंग है? सैटर्न के किनारे ये रिंग है। गैस और डस्ट पार्टिकल कंडेंस होकर ये रिंग बनाए हुए हैं इसके किनारे। ये रिंग किस चीज की बनी हुई है? कंडेंस गैस और डस्ट पार्टिकल, कंडेंस गैसेस और डस्ट पार्टिकल ने यहां रिंग फॉर्मेशन कर रखा है सैटर्न के किनारे। ठीक है, इन सभी जो ये मून वगैरह हैं, सबसे बड़े मून का नाम क्या है? जुपिटर का एक मून है, उसका नाम है गैनीमेड। जुपिटर का एक मून है, उसका नाम है गैनीमेड, जो पूरे सोलर सिस्टम का हमारे सबसे बड़ा मून है, हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है। देखो, एक वर्ड होता है गैलेक्सी, आकाशगंगा। तो स्पेस तो इनफाइनाइट है, उसमें बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। हम जिस गैलेक्सी में हैं उसका नाम है मिल्की वे। बहुत सारी गैलेक्सी हैं, हम जिस गैलेक्सी का पार्ट है उसका नाम है मिल्की वे। उस गैलेक्सी में बहुत सी चीजें हैं, इंक्लूडिंग हमारा सोलर सिस्टम। गैलेक्सी एक बहुत बड़ी यूनिट है जिसमें जो सोलर सिस्टम है वो एक सबसेट है। तो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, उसमें हमारा एक सोलर सिस्टम भी है। ठीक, तो हमारे सोलर सिस्टम में सन,
और उसके 8 प्लैनेट ये आपको दिख रहे हैं। 4 को टेरेस्ट्रियल या इनर बोलते हैं, बाकी ये बाद में पता चले इनको आउटर या जोवियन कहते हैं। सबसे नजदीक है मरकरी, पर टेम्परेचर सबसे ज्यादा वीनस का, क्योंकि वीनस के ऊपर ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस हैं जैसे कि CO2। मरकरी नियरेस्ट। अर्थ ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। मार्स अर्थ के बाद चौथे नंबर पे पड़ता है। मार्स और जुपिटर के बीच पड़ती है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड होती हैं बड़ी बड़ी चट्टानें जो घूम रही हैं स्पेस में, बड़ी बड़ी चट्टानें जो स्पेस में घूम रही हैं, इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं, जो कहां पर है, मार्स और जुपिटर के बीच। मार्स और जुपिटर के बीच कई सारी चट्टानें मूव कर रही हैं, जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से बोलते हैं। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? एस्ट्रॉइड का मतलब है जो आप 4.5 बिलियन ईयर एगो, 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले क्या हुआ था, स्पेस में बहुत सारा मैटर इकट्ठा हो गया, गैसेस और डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो गए। इतना सारा मैटर इकट्ठा हुआ, उसमें एनर्जी आ गई, उसमें हुआ ब्लास्ट। ब्लास्ट होने के कारण जो सेंटर की तरफ बना, जहां बहुत सारा गैस कंसंट्रेट हुआ, जो सेंटर की तरफ बना वो सन बना। उसके किनारे किनारे जो बड़े साइज के थे, जो ग्रेविटी वगैरह की वजह से राउंड शेप के बन गए, उनको प्लैनेट कह दिया। और जो इरेगुलर शेप के बने, टेढ़े मेढ़े बने, उनको एस्ट्रॉइड कह दिया। बिग बैंग थ्योरी यही था कि इतने बिलियन ईयर पहले स्पेस में बहुत सारी गैसेस और डस्ट पार्टिकल इकट्ठा हो गए, ब्लास्ट हुआ, बहुत सारा मैटर जो सेंटर की तरफ गया वो सन बना। सन स्टार है, स्टार की अपनी लाइट होती है। कुछ जो उसके किनारे किनारे राउंड शेप ले लिए, उनका साइज बड़ा था, जो राउंड शेप ले लिए वो प्लेनेट बन गए। कुछ इरेगुलर शेप के बन गए, उनको हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। एस्ट्रॉइड। तो बहुत सारी चट्टानें, रॉक्स जो है स्पेस में मूव कर रही हैं, उसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट बोलते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट किन दो प्लेनेट के बीच में लाई करती है, ये क्वेश्चन है, मार्स और जुपिटर के बीच। ठीक है, आगे बढ़े, देख लो पहले यहां तक। थर्ड पॉइंट प्लूटो का लिखना है, मैं बता रहा हूं, दोबारा दिखा दे रहा हूं एक बार। पहले ये समझ आ गया, आगे बढ़े। तो हर प्लेनेट के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए आगे बढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, सीजीएल में भी आता है, स्टेट में भी, सब में पूछता है। प्रीवियस ईयर वगैरह कई लोग देखे होंगे, स्पेस के क्वेश्चन काफी दिखेंगे उसमें, साइंस के। फिर किस प्लेनेट की स्टडी के लिए क्या भेजा गया, नासा ने क्या भेजा, इसरो ने क्या भेजा, स्पेस प्रोग्राम कौन कौन से हैं, वो सब चर्चा आगे बढ़ेगी। पहले प्लेनेट को समझ लें। भाई ये जानकारी कहीं से तो मिली होगी, किससे बने हुए हैं, किस प्लेनेट पे सरफेस नहीं है, सरफेस नहीं है तो कौन सी गैस है, हीलियम है कि हाइड्रोजन है, किससे बना हुआ है। प्रखर गुप्ता मैं अभी लिखवा रहा हूँ, जो गैनीमेड सबसे बड़ा मून है, अभी लिखना है वो, अभी तो जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ बात। समझाने वाला पार्ट पहले आपको बता दूं, ताकि कोई नाम लिखे तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके जरा पॉइंट नोट कर लें। मरकरी है नियरेस्ट प्लेनेट। मरकरी के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मरकरी के पास अपना कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो मरकरी नियरेस्ट प्लेनेट है और इसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। जबकि वीनस ये है ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट ड्यू टू more presence of greenhouse gases like CO2, due to more presence of greenhouse gases like CO2 into the atmosphere। यहाँ पे एटमॉस्फेयर है और उसमें CO2 बहुत ज्यादा है, जो कि हीट ट्रैप करने वाली गैस है, मतलब ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ही होता है हीट को ट्रैप करने वाला। ग्रीन हाउस गैस का मतलब ही है हीट को ट्रैप करने वाला, और हीट में भी किसको ट्रैप करने वाला, इंफ्रारेड को। इंफ्रारेड, ग्लोबल वार्मिंग का पूरा कंसेप्ट ही इसी पर है। तो वीनस जो है ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि ज्यादा ग्रीन हाउस गैस कंटेन करता है, जैसे कि CO2। वीनस एंड अर्थ
are known as twin planets. जुड़वा हैं ये. Venus and Earth are known as twin planets. Venus is slightly smaller than Earth. भाई बिल्कुल बराबर थोड़ी हैं, दोनों लगभग सिमिलर साइज के हैं, तो इनको ट्विन प्लैनेट्स कह देते हैं. पर अगर कंपैरिजन एग्जैक्ट करें तो वीनस थोड़ा सा छोटा है अर्थ के मुकाबले, स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ. यहां तक पहले देख लो, कुछ लिखना है लिखो, फिर हम आगे बढ़े. पहले मैंने मरकरी के बारे में बात की, नियरेस्ट प्लेनेट है, कोई एटमॉस्फेयर उसके पास नहीं है. वीनस सेकंड नंबर पर आता है, ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लेनेट है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस उस पर है CO2 होने के कारण. CO2 होने के कारण तो मरकरी देन वीनस. Venus and Earth are known as twin planets. All the planets move from west to east except Venus and यूरेनस. ये दोनों मूव करते हैं ईस्ट टू वेस्ट. इनका मूवमेंट है ईस्ट टू वेस्ट. तो सभी प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं. वीनस यूरेनस का जो मूवमेंट है ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, उल्टा है. यूरेनस एंड नेपच्यून, ये दोनों भी क्या हैं? ट्विन प्लैनेट्स हैं, नोन एज ट्विन प्लैनेट्स. साइज इन दोनों का भी सिमिलर. व्हाट इज गैनीमेड? गैनीमेड लार्जेस्ट मून ऑफ आवर सोलर सिस्टम. हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़े मून का नाम है गैनीमेड. ये कहां पर है? जुपिटर पे. जुपिटर का मून है ये जुपिटर का तो सबसे बड़ा मून है ही, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में भी सबसे बड़ा मून है. तो सभी प्लैनेट वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं, वीनस यूरेनस को छोड़कर. यूरेनस और नेपच्यून भी साइज में ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो इनको ट्विन प्लैनेट्स कह देते हैं. गैनीमेड जुपिटर का सबसे बड़ा मून तो है ही, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में भी सबसे बड़ा मून है गैनीमेड. यहां तक कंप्लीट करिए, फिर आगे बढ़े. हो गया कंप्लीट? कंडीशन आप कह रहे थे प्लैनेट वाली, ये क्राइटेरिया नोट कर लो. थर्ड पॉइंट आप कह रहे थे, कुछ लोग नोट करना करो, फिर आगे बढ़े.
शुभम राज ने कहा है कि मीथेन पर, इस पे वीनस पर सिर्फ CO2 ही है, मीथेन नहीं है। मीथेन बहुत कम ट्रेसेस, देखो जो गैसेस का पता लगा है मैं आपको बताऊं, वीनस पे 96% के लगभग उसमें CO2 है, 3.5% के लगभग उसमें नाइट्रोजन है, बाकी जो बचा उसमें अदर गैसेस में आ जाता है वो। अब उसमें मीथेन है कि नहीं क्लियरली नहीं पता, पर अदर गैसेस बोल दिया जाता है। 96% से ज़्यादा CO2, 3.5% नाइट्रोजन, बाकी जो बचा उसमें अदर गैसेज आ जाती हैं। तो मीथेन कोई मेन गैस वहां पर नहीं है, बहुत ट्रेसेस में हो सकती है। और एक क्वेश्चन और आता है कि वीनस के ऊपर येलो कलर के क्लाउड देखे जाते हैं, वो किस रीजन से है? वीनस के ऊपर येलो कलर के क्लाउड्स देखे जाते हैं, येलोइश ज्यादा दिखता है, क्या रीजन है उसके होने का? कारण है उस पर पाई जाने वाली सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड काफी मौजूद है वीनस पर, ये रीजन है। वीनस पे पाया जाने वाला सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा भी था, शायद एसएससी सीजीएल या किसी में आया था कि वीनस पे जो येलो क्लाउड दिखते हैं, येलो कलर उसका ज्यादा दिखता है, उसका क्या रीजन है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड काफी है वहां। ठीक है, ये हो गया थर्ड कंडीशन जो पूछ रहे थे। तो प्लूटो की जो मैंने बात की वो प्लैनेट नहीं है, इसको ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में डाल दिया गया है। प्लैनेट से भी छोटी एंटिटी क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट। प्लैनेट तो एक बड़ा टर्म हो गया, प्लैनेट के बाद प्लैनेट नहीं है तो क्या है? उसको ड्वार्फ प्लैनेट में रखा गया है। तो प्लूटो प्लैनेट कैटेगरी से बाहर हो चुका है, ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में है इस समय। तो प्लूटो है इस समय ड्वार्फ प्लैनेट। प्लूटो है ड्वार्फ प्लैनेट। लाइक और भी हैं ड्वार्फ प्लैनेट, एक है सेरिस, एरिस, होमिया, मेकमेक। ड्वार्फ प्लैनेट कई सारे हैं, प्लूटो भी इसी कैटेगरी में आ चुका है। तो सेरिस, एरिस, होमिया, मेकमेक, ये सब ड्वार्फ प्लैनेट के नाम है, प्लूटो भी एक ड्वार्फ प्लैनेट है। ये नोट करना है, कर लो। तो प्लूटो प्लैनेट पहले था, अब वो प्लैनेट नहीं है, उसको ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में रखा गया है। और भी ड्वार्फ प्लैनेट कई सारे हैं, सेरेस, एरिस, होमिया, मेकमेक, ऑल दीज आर ड्वार्फ प्लैनेट्स। ऑल दीज आर ड्वार्फ प्लैनेट्स। फिर इसके बाद एक और ड्वार्फ प्लैनेट पता चला है, इसका नाम है हाइजिया। ये सबसे छोटा ड्वार्फ प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट सबसे छोटा, इनमें हाइजिया, ये नया पता चला है। तो ड्वार्फ प्लैनेट, प्लूटो पहले प्लैनेट था, अभी प्लैनेट नहीं है, अभी ये ड्वार्फ प्लैनेट कैटेगरी में चला गया है। हाइजिया जो है स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट, नया पता चला। ड्वार्फ का मतलब छोटा, ड्वार्फ शब्द का मतलब होता है छोटा, बोना। आगे बढ़े, ठीक है। तो वीनस के बारे में हमने बताया, वीनस जो है स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, ये पॉइंट भी नोट कर लो। वीनस का साइज जो है स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ, हल्का सा अर्थ के मुकाबले छोटा है ये, स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ। वीनस के ऊपर येलो क्लाउड देखने को मिलते हैं, उसका क्या रीजन है? तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, वीनस का एटमॉस्फेयर कंटेन्स अराउंड
96% CO2, 3.5% nitrogen, then other gases। और वीनस के ऊपर येलो कलर क्लाउड बनते हैं। येलो कलर क्लाउड formation is due to presence of sulfuric acid। ड्यू टू सल्फ्यूरिक एसिड। तो वीनस हल्का सा अर्थ से छोटा है, एटमॉस्फेयर इसका CO2, नाइट्रोजन, अदर गैसेस। येलो कलर के क्लाउड इस पर जो बनते हैं वो सल्फ्यूरिक एसिड के कारण है। यहां तक कंप्लीट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, एक शब्द आता है एक्सोप्लैनेट्स। एक्सोप्लैनेट्स का क्या मतलब होता है? जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लाई करते हैं। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर लाई करते हैं, जो किसी और स्टार का चक्कर लगा रहे हो, हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट ना हो। ठीक है, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर जो लाई करेंगे उनको एक्सोप्लैनेट कहते हैं। दोज प्लैनेट्स which lies outside our solar system। तो वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के हैं उनको एक्सोप्लैनेट्स बोलते हैं। lies outside our solar system। एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अल्फा सेंचुरी? अल्फा सेंचुरी क्या है? अल्फा सेंचुरी 3 स्टार्स का एक सिस्टम है, ट्रिपल स्टार सिस्टम बोलते हैं। 3 स्टार्स का एक सिस्टम है। हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है, जो सूर्य है, सबसे क्लोजेस्ट स्टार सिस्टम अल्फा सेंचुरी है। सबसे क्लोज ये पड़ता है। इसमें भी 3 स्टार हैं। एक स्टार का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लोजेस्ट कौन सा वाला है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लोजेस्ट वाले का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो व्हाट इज अल्फा सेंचुरी? ट्रिपल स्टार सिस्टम क्लोजेस्ट टू अवर सन। ट्रिपल स्टार सिस्टम क्लोजेस्ट टू अवर सन। हमारे सोलर सिस्टम का जो सन है उसके सबसे क्लोज अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम। इसमें ट्रिपल स्टार हैं। इनमें भी एक का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी, वो सबसे क्लोज है। भाई अल्फा सेंचुरी तो 3 स्टार सिस्टम को मिला के बोला जाता है। इसमें कौन सा वाला सबसे नजदीक है तीनों में से? उसका भी नाम अगर पूछ ले तो आप कहेंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। नहीं तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर अल्फा सेंचुरी भी पढ़ाया था, प्रोक्सिमा सेंचुरी बताया था, अंतर ही नहीं समझ आ रहा कौन क्लोज है। अल्फा सेंचुरी एक सिंगल स्टार का नाम नहीं है, उसमें 3 स्टार सिस्टम है। ये पूरा स्टार सिस्टम सन के क्लोज है। उन तीनों स्टार में से भी जो नजदीकी स्टार है उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी क्लोजेस्ट स्टार टू सन। क्लोजेस्ट स्टार टू सन, सबसे नजदीक जो स्टार उसका नाम प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये वर्ड क्लियर है? देख लो। टर्म समझने हैं स्पेस में, बस क्या है कि टर्म्स में लोगों को दिक्कत होती है, अंतर नहीं समझ आता, क्लैरिटी नहीं होती। जैसे ब्लैक होल है तो ब्लैक होल क्या चीज है उसके बारे में कुछ अंदाजा नहीं। तो टर्म्स बस समझने हैं, है बड़ा सिंपल सा, सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़े। अर्थ वाला जो मून है, अर्थ पे तो एक ही मून है जो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन है? नेचुरल सैटेलाइट मून
अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है मून। हमारे जो अर्थ पे एक ही मून है, उसका नाम क्या है? उसका नाम लूना है, लूना। लूनर वर्ड यूज करते हो ना कई बार, लूनर, तो इस वाले मून का नाम है लूना। अर्थ के पास है वन मून। क्या है ये? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। मून जो है अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। इस मून का नेम क्या है? इसका नेम है लूना। चंद्रयान 3 अभी भेजा है ना मून पे, चंद्रयान 3 भेजा, उस पर चर्चा करेंगे। तो अर्थ पे एक ही मून है, उसका नाम है लूना, जो कि अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट। स्पेस में साइंटिस्ट जो लाइफ सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्पेस में कहीं लाइफ है कि नहीं, तो स्पेस तो इनफाइनाइट है और लगातार एक्सपेंड भी करता जा रहा है। यूनिवर्स जो है, यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स का क्या कंसेप्ट है? यूनिवर्स जो है कॉन्स्टेंटली एक्सपेंडिंग। यूनिवर्स तो लगातार एक्सपेंड करता जा रहा है, तो कहाँ लाइफ ढूंढोगे? पूरे इनफाइनाइट स्पेस में ढूंढोगे क्या? साइंटिस्ट कहीं पर लाइफ की पॉसिबिलिटी को सर्च कर रहे होंगे तो कोई लॉजिक तो होगा, कोई बेस तो होगा कि भाई इतने एरिया में हम सर्च करेंगे। इनफाइनाइट यूनिवर्स में कहाँ चले जाओगे? खो जाओगे, वापस ही नहीं आ पाओगे आप। तो कोई रीजन तो होगा, कोई एरिया तो होगा जहां पर किसी लॉजिक से सर्च करते होंगे। लॉजिक क्या है उनका? उनका मानना यह है कि अर्थ के ऊपर लाइफ है, तो अर्थ के आसपास का एरिया, और उनका मानना है कि अर्थ पर लाइफ इसलिए भी है कि हमारी कंडीशन फेवरेबल है। हम सन से मॉडरेट डिस्टेंस पर हैं। अगर हम सन के ज्यादा क्लोज हो जाते तो भी लाइफ ना होती, और ज्यादा दूर हो जाते तो भी लाइफ ना होती। तो उनका कहना है कि अर्थ के पास का जो ये एरिया है, ये जो बेल्ट है, कि अर्थ के ऊपर लाइफ होने का रीजन है कि हम बिल्कुल प्रॉपर परफेक्ट डिस्टेंस पर हैं सन से, कि ये बहुत हॉट भी नहीं है, बहुत कोल्ड भी नहीं है, इसलिए यहां पर लाइफ है। तो क्यों ना स्पेस में अर्थ के आसपास में ही और ऑब्जेक्ट सर्च किए जाएं जिनमें लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती हो, क्योंकि ये परफेक्ट कंडीशन है अर्थ पर, हमें ऑलरेडी पता है लाइफ है। तो अर्थ के आसपास ही और कोई ऑब्जेक्ट जरूर होंगे जहां पर लाइफ होनी चाहिए। जैसे वो अर्थ के बाद मार्स पे सर्च कर रहे हैं। अर्थ के बाद मार्स जैसे यहाँ पर है, मार्स के ऊपर लाइफ क्यों सर्च कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ के बाद देखो इधर वीनस है, वीनस पर हो नहीं सकता, टेम्परेचर बहुत हाई। दूसरा ऑप्शन क्या बचता है? मार्स बचता है। जुपिटर के पास तो सॉलिड सरफेस भी नहीं है, तो ऑप्शन अर्थ के अलावा मार्स बचता है, क्योंकि अर्थ पे पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है, रिसोर्सेस कम होते चले जा रहे हैं, तो ये अर्थ जो है कई साल के बाद तो रहने लायक बचेगी नहीं। पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रहा है, रिसोर्सेज वगैरह भी हम खत्म करते जा रहे हैं, तो आज नहीं तो कल हमें अल्टरनेट चाहिए और एरिया हमें चाहिए। इसलिए साइंटिस्ट पॉसिबिलिटी सर्च कर रहे हैं लाइफ की, कि और कहीं पर हो सकता है कि नहीं। तो मार्स उनको ज्यादा सूटेबल लगता है, उनको मार्स के ऊपर ज्यादा लगता है कि लाइफ हो सकती है। मून के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। और अर्थ के पास ये जो जोन है, इस जोन में और रिसर्च हो रही है कि इस जोन में भी देखें कुछ और मिल जाए। इस जोन को ही कहा जाता है गोल्डी लॉक्स जोन। इसको कहते हैं गोल्डी लॉक्स जोन। गोल्डी लॉक्स जोन का मतलब है अर्थ के नजदीक का वो एरिया जहां हैबिटेबल कंडीशन हो सकती है कि नहीं, इस बात पर वर्क किया जा रहा है। कई सारे ऑब्जेक्ट्स का पता चला है, पर अभी तक लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं पता चला। कई सारे ऑब्जेक्ट्स पता तो चले हैं, पर अभी तक लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं पता चला है कि लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है कि नहीं। ठीक है। स्पेस में तो साइंटिस्टों ने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें सब्जी उगा के देखी उन्होंने। स्पेस के अंदर सब्जी उगा के देखी गई है, ग्रो कर गई। तो कई रिसर्च वो कर रहे हैं, लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, भविष्य में खेती बाड़ी हो सकती है कि नहीं, सब्जी भाजी उगेगी कि नहीं। कई रिसर्च कर रहे हैं। अभी एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया भी था साइंटिस्टों ने, स्पेस में वेजिटेबल ग्रो करके उन्होंने देखा है। ठीक है।
तो स्पेस में इन्होंने वेजिटेबल वगैरह ग्रो करके भी देख लिया है, कई सब्जियों पे इन्होंने ट्रायल वगैरह किए हैं। सबसे पहला ट्रायल जो इन्होंने किया था वेजिटेबल ग्रो करने पे, नासा ने 95 में ट्रायल किया था, पोटैटो उगाया था। अगर आप कभी क्वेश्चन आ जाए कि स्पेस में उगाई जाने वाली पहली सब्जी, क्योंकि पोटैटो सबसे ज्यादा खाया जाता है, सबसे ज्यादा चीजें उससे बन जाती हैं, तो पोटैटो कई सारी वेजिटेबल में यूज हो जाता है। तो नासा ने सबसे पहले जो ट्रायल किया था वो पोटैटो उगाया था उन्होंने स्पेस में 1995 में। फर्स्ट वेजिटेबल जो स्पेस में ग्रो की थी पोटैटो 1995। फर्स्ट वेजिटेबल ग्रोन इन स्पेस पोटैटो 1995 नासा। एक क्वेश्चन मेरा और है जीके का। अब मैं स्पेस की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहां है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भारत में कहां पर है? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, शिमला में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला। नेशनल वाटर एकेडमी, नेशनल वाटर एकेडमी ये कहां पर है? खड़गवासला, पुणे। खड़गवासला, पुणे, नेशनल वाटर एकेडमी। इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट कहां पर है? डायमंड का कारोबार इंडिया में सबसे ज्यादा कटिंग पॉलिशिंग कहां होती है? इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट ये है सूरत में, सूरत गुजरात। तो सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, वाटर एकेडमी खड़गवासला पुणे, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट सूरत, और दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर है ये। डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग के मामले में सबसे बड़ा सेंटर है सूरत। वर्ल्ड में वैसे ब्रुसेल्स में भी काफी होता है, इसमें ये बेल्जियम में भी काफी होता है। इंडिया में सूरत है मेन। और किस रिवर के किनारे बसा हुआ है? तापी के किनारे। सूरत किस रिवर के किनारे है? तापी रिवर के किनारे। लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ तापी रिवर। तापी रिवर के ऊपर डैम कौन सा है? जनरल क्वेश्चन है, पूछ सकता है। उकाई डैम। तापी के ऊपर डैम है उकाई। और डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग का बहुत बड़ा सेंटर है ये। डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर, डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग सेंटर सूरत, डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर। इंडिया में डायमंड माइन, डायमंड मिलता हो कहीं इंडिया में? इंडिया में डायमंड माइन पन्ना, एकमात्र माइन है पन्ना। इंडिया में डायमंड माइन पन्ना। इंडिया में डायमंड माइन पन्ना, मध्य प्रदेश। डायमंड माइन पन्ना। मध्य प्रदेश में ही नामीबिया और साउथ अफ्रीका वगैरह से चीता लाए गए थे। इन्वायरमेंट में पढ़ा रखा है मैंने, पर कई लोगों ने इन्वायरमेंट पढ़ा नहीं होगा। वो जगह पूछ सकता है कि जगह कौन सी है जहां पर लाया गया। तो पालपुर कुनो, पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अफ्रीकन चीता जो लाए गए थे यहीं, कईयों की डेथ हो गई, अब 8 चीता मर गए। सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में भी यही कहा था कि पहले देख लो ट्रायल करके यहाँ रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव कर भी पाएगा कि नहीं। तो पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नामीबियन, सबसे पहले नामीबिया से लाए गए थे अफ्रीका, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी भेजे थे। तो नामीबियन एंड साउथ अफ्रीकन चीता यहीं पर रखे गए थे, पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश।
इंडिया में चीता एक्सटिंक्ट हो चुका है, इंडिया में चीता नहीं है। तो चीता जो रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट था उसके तहत नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता लाए गए पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में। यही क्वेश्चन है कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका, पालपुर कुनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कोहिनूर पन्ना से नहीं निकला था, कोहिनूर निकला था गोलकोंडा, गोलकोंडा आंध्रा एरिया था, आंध्रा गोलकोंडा माइंस। नादिर शाह लूट ले गया था। अभी जो महारानी एलिजाबेथ थी उनके मुकुट में लगा हुआ था, ब्रिटिश ले गए थे ना, यहाँ से ब्रिटिश को मिल गया था। हिस्ट्री में पढ़ाता हूँ पूरी कहानी उसकी। नादिर शाह ले गए, रंजीत सिंह को मिला, फिर ब्रिटिश को चला गया, पूरी कहानी मैं बताता हूँ। अभी देखो अगला पॉइंट, स्पेस की बात चल रही, कोहिनूर कहाँ पहुंच गए तुम भी इंटरलिंकिंग सीख गए हैं, पढ़ाते पढ़ाते टॉपिक कहीं से कहीं पहुंच जाए। तो ये मैं बता रहा था स्पेस के बारे में। तो एस्ट्रॉइड बेल्ट क्वेश्चन आ जाए, एस्ट्रॉइड बेल्ट और गोल्डीलॉक्स जोन, दो बातें मैंने कही। मार्स और जुपिटर के बीच में है एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं? बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, स्पेस में घूम रही हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट किसके बीच में स्थित है? लोकेटेड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर। ये कौन सा एरिया है? गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन में कंडीशन साइंटिस्टों को लगता है कि सूटेबल है, जहां पर हैबिटेबिलिटी, लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उस एरिया को हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। किस प्लैनेट के किनारे आपको रिंग देखने को मिलती है? ये ध्यान रखिए, सैटर्न। कंडेंस गैसेस और डस्ट, कंडेंस गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बनी हुई सैटर्न कंटेन करता है रिंग, सैटर्न में है रिंग। सैटर्न कंटेन रिंग made up of condense gases and dust particles। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े। तो गोल्डीलॉक्स जोन, ये इमेज देखिए, ये है। तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये सन है, ये अर्थ है। तो अर्थ, ये जो ग्रीन कलर का एरिया है, इस हैबिटेबल जोन को हम कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। अर्थ के आसपास का एरिया जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी मिला नहीं है, इसको हम गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। तो नासा के कई सारे ऑब्जर्वेटरी जो हैं, उन्होंने कोशिश की इस एरिया में ही सर्च करने के लिए। गोल्डीलॉक्स जोन में ही कई सारे ऑब्जेक्ट उन्होंने पता लगाए, जैसे कि नासा की केपलर ऑब्जर्वेटरी, आपने नाम सुने होंगे, हबल टेलीस्कोप, केपलर ऑब्जर्वेटरी, एक टेस नाम से है, तो हबल है, टेस है, केपलर है। केपलर अब डीकमीशन हो चुका है, रिटायर हो चुका है। केपलर ऑब्जर्वेटरी ने बहुत सारे ऑब्जेक्ट गोल्डीलॉक्स जोन में पता लगाए थे। केपलर ऑब्जर्वेटरी अब ऑपरेशनल नहीं है, रिटायर हो चुकी है, ठीक है। तो गोल्डीलॉक्स जोन में ही वो सब सर्च कर रहे थे कि कोई ऑब्जेक्ट मिल जाए जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है या नहीं, ये हमें पता चले। गोल्डीलॉक्स जोन पहले आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन, यूपीएससी पूछ चुका है।
तो गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब अर्थ के आसपास का ये बेल्ट जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर कंडीशन यहां पर फेवरेबल है। गोल्डीलॉक्स जोन नोट करना हो तो कर लो, ये नासा का है डायग्राम, नोट करना हो कर लो। यहाँ पर वाटर वगैरह हो सकता है, कंडीशन परफेक्ट है, बहुत ठंडा बहुत गर्म नहीं है, ये कंडीशन परफेक्ट है, वाटर लिक्विड कंडीशन में यहाँ हो सकता है। केपलर की फाइंडिंग थी, ये केपलर ऑब्जर्वेटरी जो नासा की थी उसकी फाइंडिंग के अनुसार ये पता चला था कि गोल्डीलॉक्स जोन में वाटर जो है लिक्विड कंडीशन में हो सकता है, यहाँ पॉसिबिलिटी है, तो लाइफ की पॉसिबिलिटी या गोल्डीलॉक्स जोन के अंदर हो सकती है। ये नासा के जो केपलर ऑब्जर्वेटरी की फाइंडिंग से पता चला था। तो गोल्डीलॉक्स जोन का अर्थ क्या है ये हमें समझ आ गया। ये सब जानकारी आपको ऑथेंटिक कहाँ से पता चलेंगी? नासा की साइट से। कोई भी चीज आपको क्रॉस वेरीफाई करना हो सीधे नासा की साइट से देख सकते हो। हालांकि बता ही रहा हूं मैं, जरूरत नहीं है, चाहे तो वहां से वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक कंडीशन होती है, इसमें नाम होता है गॉड्स आई। गॉड्स आई, या इसको एक और नाम से जानते हैं बेली बीड्स, या एक नाम से जानते हैं डायमंड रिंग। स्पेस में होने वाला ये फिनोमेना क्या चीज है? ये क्या बता रहा है? इससे हमें क्या पता चल रहा है? गॉड्स आई, बेली बीड्स या डायमंड रिंग एक ही बात है ये, पर ये है बेसिकली क्या? किस स्पेस में होने वाली किस एक्टिविटी को हम गॉड्स आई, बेली बीड्स या डायमंड रिंग के नाम से जानते हैं? ये सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण में से शेप बनती है। यह है फीचर ऑफ फुल सोलर एक्लिप्स। पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है, उसमें शेप देखने को मिलती है। तो गॉड्स आई, बेली बीड या डायमंड रिंग ये फीचर है फुल सोलर एक्लिप्स का। इसकी इमेज दिखाता हूं मैं आपको। सूर्य ग्रहण में एक ऐसी शेप बनती है जैसे लगता है हीरे की अंगूठी हो, उसको हम गॉड्स आई कहते हैं। ये फुल सोलर एक्लिप्स है, पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ऐसा लग रहा है डायमंड रिंग हो, इसी का नाम है ये गॉड्स आई, बेली बीड या डायमंड रिंग, इसी को बोलते हैं। गॉड्स आई, बेली बीड या डायमंड रिंग, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण जो इस तरह से हो रहा है उसी का फीचर है, उसी में ऐसी शेप बनती है। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म हमने बता दिए, अब वन बाय वन चलें। नोट्स से थोड़ा सा ज्यादा लिखवा रहा हूं मैं। नोट्स में जो दिया है वो कंटेंट तो आपके पास है ही, थोड़ा सा मैं इसको और ऐड करते चल रहा हूं। जो नई नई रिसर्च आई है, नई नई चीजें पता लगी हैं, वो मैं ऐड करता चल रहा हूं इसमें। ठीक है, तो ऑल द प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम, जो भी प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, वीनस यूरेनस को छोड़कर, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं। नियरेस्ट टू सन और स्मॉलेस्ट प्लैनेट है मरकरी, जिसके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। वीनस ब्राइटेस्ट या हॉटेस्ट प्लैनेट है, ज्यादा ग्रीन हाउस गैस होने के कारण, उसमें भी CO2 है मेन। जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, इसमें 92 मून लिखे थे, अब ये अपडेट हो गया डाटा, अभी वीनस पे 95 मून, जुपिटर पे इस समय जुपिटर पे 95 मून है। तो मैक्सिमम अब सैटर्न हो चुका है, मैक्सिमम मून इस समय जुपिटर पर नहीं है, ये अपडेट कर लेना इसको। ये 95 हो चुके हैं,
सैटर्न के ऊपर 145 मून है। 83 थे, अब बढ़कर 145 मून हो चुके हैं सैटर्न पर। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून किसके पास है? मैक्सिमम नंबर ऑफ मून है सैटर्न के पास, और दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है सैटर्न। सैटर्न जो है दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेट है, 145 मून है इसके ऊपर। इस पर ये रिंग है बनी हुई, जो डस्ट पार्टिकल और कंडेंस गैसेस हैं इस पर। मार्स को हम रेड प्लेनेट कहते हैं। मार्स के पास 2 मून है, मार्स के पास 2 मून है। आगे नाम हम देखेंगे। अर्थ जो है उसको ब्लू प्लेनेट कहते हैं। सेरिस, प्लूटो, एरिस, होमिया, मेक ये सब ड्वार्फ प्लेनेट के नाम हैं। एक और नाम मैंने ऐड किया है, हाइजिया। एक और नाम मैंने ऐड किया था, हाइजिया, ये स्मॉलेस्ट है। हाइजिया जो है ये स्मॉलेस्ट ड्वार्फ प्लेनेट बता चुके हैं। तो सेरिस, प्लूटो, एरिस, होमिया, मेक हाइजिया ड्वार्फ प्लेनेट। सबसे छोटा इस समय हाइजिया। सेरिस जो है वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड भी है। सेरिस जो है वो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड भी है। प्लूटो तो आपको मालूम है कहां पर है, सेरिस कहां पर है? जो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपने देखी है यहीं पर है सेरिस। सेरिस का जो नाम आपने लिखा है ये यहीं पर है सेरिस। एस्ट्रॉइड बेल्ट है ना ये, मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है सेरिस उसी में है, यहीं पर है। प्लूटो बहुत बाद में है, लास्ट में है, यहाँ प्लूटो है। मेक यहाँ पे प्लूटो के नीचे इधर। तो सेरिस एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर है, सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड भी है ये सेरिस। प्लूटो आगे बिल्कुल बाहर है और मेक इधर। बाकी ये सब हमने बताया। कोपरनिकस और गैलीलियो, पहले कोपरनिकस ने बताया था कि अर्थ जो है वो सन के किनारे घूमती है। पहले कोपरनिकस ने बताया था, बाद में गैलीलियो ने भी उस बात को जस्टिफाई किया था कि कोपरनिकस का जो स्टेटमेंट वो सही है। कोपरनिकस ने सबसे पहले कहा था कि अर्थ जो है वो सन के किनारे घूमती है। इसके बाद गैलीलियो ने भी इस बात को जस्टिफाई किया था। ये तो हम साइंस में भी कई बार बता चुके हैं। वीनस स्लाइटली स्मॉलर है अर्थ से। येलो कलर के क्लाउड बनते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के कारण। जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर वगैरह के पास सॉलिड सरफेस तो है नहीं, बेसिकली वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हैं। जुपिटर और सैटर्न जो हैं वहां पर सॉलिड सरफेस नहीं है, ये बने हैं हाइड्रोजन और हीलियम से। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जुपिटर सैटर्न वगैरह पे सॉलिड सरफेस नहीं है, वो ओशियन की तरह मान लो, पानी भी नहीं है, वो गैसेस का ही, कोई नीचे सतह नहीं मिलेगी आपको। तो उसमें बेसिकली हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम का। जुपिटर और सैटर्न ये गैस बॉल्स की तरह हैं। किससे बने हैं? हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर। सबसे बड़ा मून हमारे सोलर सिस्टम में गैनीमेड, जो कि जुपिटर का भी सबसे बड़ा मून है। सैटर्न के ऊपर सबसे बड़े मून का नाम टाइटन। सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है गैनीमेड पूरे सोलर सिस्टम में, और जुपिटर पे भी। सैटर्न के सबसे बड़े मून का नाम अगर पूछ ले, वो सब सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नहीं है, वो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून नहीं है, वो सैटर्न का सबसे बड़ा मून अगर पूछा जाए तो टाइटन। सैटर्न का सबसे बड़ा मून है टाइटन। फिर है गोल्डीलॉक्स जोन। गोल्डीलॉक्स जोन हम बता चुके। नेक्स्ट पॉइंट, गोल्डीलॉक्स जोन बताया। एक्सोप्लैनेट क्या होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं? हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है, कौन सी थ्योरी के हिसाब से? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से हमारा यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड कर रहा है। किसने दिया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? आइंस्टीन ने दिया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसका है? आइंस्टीन का है। हम मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, बता दिया हमने। लाइट ईयर स्पेस में डिस्टेंस की यूनिट होती है। बेली बीड वगैरह का क्या मतलब है वो हमने बताया। डायमंड रिंग। एक कंडीशन होता है सिजगी, स्पेस में 3 ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में आ जाएं। स्पेस में कोई 3 ऑब्जेक्ट एक ही लाइन में आ जाएं, एक ही लाइन में अगर 3 ऑब्जेक्ट आ जाएं, इस कंडीशन को कहते हैं सिजगी। सिजगी, जैसे कि ये अर्थ, सन और मून में भी हो सकता है। तो अर्थ, सन और मून तीनों एक लाइन में आ गए, इसे कह देंगे सिजगी कंडीशन।
तो कोई 3 सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, स्पेस के कोई 3 ऑब्जेक्ट एक लाइन में आ जाएं, उसको हम सिजगी कंडीशन कहते हैं। स्पेस में कोई 3 ऑब्जेक्ट एक लाइन में आ जाएं, इसको हम सिजगी कंडीशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि अर्थ, सन और मून के केस में अगर ऐसा हो जाए, दैट इज सिजगी। थ्री celestial objects lies in one line। एग्जाम्पल के लिए अर्थ, सन, मून। अर्थ, सन, मून। अब ये बताओ, अगर सिजगी कंडीशन होगी उस समय जो टाइड फॉर्मेशन होगा, बहुत हाई टाइड बनेंगे, टाइड बहुत ऊंचे बनेंगे या नहीं? टाइड फॉर्मेशन का रीजन बताया था साइंस में, ग्रेविटेशनल पुल के कारण। सन, मून, इनका जब ग्रेविटेशनल पुल ओशन पे लगता है, इनका जब ग्रेविटेशनल पुल ओशन पे लगता है तो क्या होगा? ऊपर की तरफ लहरें खींचेंगी। टाइड फॉर्मेशन का तो कारण ही ग्रेविटेशनल पुल होता है, सन का, मून का और अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट होता है। 3 चीजों से टाइड बनते हैं, सन का ग्रेविटेशनल पुल, मून का ग्रेविटेशनल पुल और अर्थ के रोटेशन के कारण। ठीक, जब सिजगी कंडीशन होगा तो ग्रेविटेशनल पुल क्या हो गया? कंबाइंड हो गया, एक्यूमुलेट हो, इकट्ठा हो गया। सन, मून, अर्थ तीनों एक लाइन में आ गए तो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल और ज्यादा होगा। इस समय टाइड फॉर्मेशन, हाई टाइड बनते हैं। सिजगी कंडीशन वगैरह में टाइड जो है और ऊंचे बनेंगे। अब सबसे बड़ी जो एजेंसी है स्पेस के बारे में, सबसे ज्यादा नॉलेज जिनको है, सबसे ज्यादा काम जिन्होंने किया है, नासा। क्वेश्चन है नासा का फुल फॉर्म बताइए। अब ये तो फैक्चुअल डाटा है, फैक्ट है, समझा मैं दे रहा हूं, तो ध्यान रखना पड़ेगा। नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म ही पूछ लेता है। नासा के फुल फॉर्म बताइए। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में नासा बना था, उसी साल डीआरडीओ भी बना था अपने यहाँ, पर डीआरडीओ वेपन्स के लिए काम करता है, इसरो बाद में बना है। हमारे यहाँ डिफेंस में काम कौन कर रहा है? डीआरडीओ। एयरक्राफ्ट वगैरह बनाने हैं एचएएल, और स्पेस प्रोग्राम में काम करना है तो इसरो, है ना। जो हमारी स्पेस वाली एजेंसी है इसरो, पहले जब बनी थी तो उसका नाम था इंकोस्पार। 1962 में बना था, कुछ मत लिखो अभी आगे आएगा। उस समय इंकोस्पार बना था 1962 में। इसरो नाम उसका पड़ा है 1969 में, वो इसरो के नाम से एस्टेब्लिश हुआ। पहले इंकोस्पार नाम था 1962 में, 1969 में वो इसरो बन गया। डीआरडीओ हमारा इसरो से पहले बना हुआ है। ठीक, डीआरडीओ बना था उस साल जिस साल नासा बना था। तो अमेरिका की नासा स्पेस एजेंसी है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म पे क्वेश्चन बनेगा। 1958 में ये बना। इसकी इंपॉर्टेंट टेस्टिंग साइट कहां पर है? इंपॉर्टेंट टेस्टिंग साइट है, ज्यादातर टेस्टिंग आप देखोगे कैनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनेवरल, फ्लोरिडा में स्थित है। सबसे ज्यादा लॉन्चेज आप इसके यहीं से देखोगे। केप कैनेवरल, स्पेलिंग में फिर से लिख दे रहा हूं, केप कैनेवरल, फ्लोरिडा। मियामी बहुत सुनते हो, मियामी एरिया वही पड़ता है, फ्लोरिडा। तो केप कैनेवरल स्पेस सेंटर नासा का केप कैनेवरल फ्लोरिडा में स्थित है। केप कैनेवरल, फ्लोरिडा, यूएस। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, फुल फॉर्म क्वेश्चन बनता है, 1958 में बनी है। इंपॉर्टेंट टेस्टिंग साइट का नाम है कैनेडी स्पेस सेंटर, केप कैनेवरल में, फ्लोरिडा में स्थित है। नासा का हेडक्वार्टर अगर पूछ ले, हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन में है। नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। डीआरडीओ हमारा इसी साल बना है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये मैंने नोट में लिखा है यहां पर कि नासा जिस साल बना है उसी साल डीआरडीओ बना है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ 1958 में बना। 1958 में बना। चेयरमैन कौन है इस समय? समीर कामत। डीआरडीओ के चेयरमैन का नाम समीर कामत।
किसको रिप्लेस किए हैं? जी सतीश रेड्डी को। नाम मैं फिर से लिख दे रहा हूं यहाँ। डीआरडीओ के चेयरमैन हैं समीर वी कामत। समीर वी कामत किसको रिप्लेस किए हैं? जी सतीश रेड्डी की जगह बने हैं। समीर वी कामत जी सतीश रेड्डी की जगह। इसरो के हेड कौन है? एस सोमनाथ। इसरो में है इस समय एस सोमनाथ। डीआरडीओ में है समीर कामत। डीआरडीओ में समीर कामत, इसरो में एस सोमनाथ। इसरो भी आगे आएगा। वर्ल्ड की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी स्पेस लॉन्च फैसिलिटी जहां से लॉन्चेस वगैरह किए जाते थे उसका नाम था, यूएसएसआर की थी वो, जो सोवियत रशिया है, सोवियत संघ जो है उसकी फैसिलिटी हुआ करती थी, जो दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे बड़ी। तो वर्ल्ड की सबसे पहली और सबसे पुरानी स्पेस लॉन्च फैसिलिटी, उसका नाम था बाइकोनूर। बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम, ये नाम था। पर जब यूएसएसआर 1991 स्प्लिट हो गया तो ये चला गया कजाकिस्तान को। ये चली गई साइट कजाकिस्तान को। कजाकिस्तान ने रशिया को किराए पर दे रखी है 2050 तक के लिए। यूएसएसआर की साइट थी दुनिया की पहली और सबसे पुरानी, सबसे बड़ी भी, बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। पर जब यूएसएसआर स्प्लिट हो गया तो ये कजाकिस्तान में पड़ता है ज्योग्राफिकली आज की डेट में। मैंने बताया था यूएसएसआर 15 पार्ट में डिवाइड हुआ था। अफगानिस्तान पाकिस्तान छोड़ दो, जो स्थान दिमाग में आते हैं वो इसी का पार्ट हुआ करते थे। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब इसी का पार्ट हुआ करते थे। उसके अलावा यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, ये कई सब इसी का पार्ट थे, यूएसआर का पार्ट थे। तो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम सबसे पुरानी सबसे बड़ी साइट थी, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। जब ये स्प्लिट हुआ तो ये कजाकिस्तान में चला गया। कजाकिस्तान ने रशिया को लीज पर दे रखा है 2050 तक के लिए। पहली लाइन लिखिए ऊपर, लिखने की जरूरत नहीं, लिखा हुआ है। वर्ल्ड की पहली और सबसे बड़ी स्पेस लॉन्च फैसिलिटी बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम। ज्योग्राफिकली आज ये कजाकिस्तान में पड़ता है। लीज पर दिया है रशिया को 2050 तक के लिए, 2050 तक के लिए रशिया के पास लीज पर है। पहले ये साइट यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। तो वर्ल्ड की पहली और सबसे बड़ी स्पेस लॉन्च फैसिलिटी बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम रशिया के पास लीज पर 2050 तक के लिए, यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था पहले। एक कंट्री है फ्रेंच गुआना, साउथ अमेरिका में। फ्रेंच गुआना एक कंट्री है, फ्रेंच गुआना। इसमें एक साइट है कैनी, कैनी उसका नाम है। कैनी लॉन्चिंग साइट, साउथ अमेरिका पड़ता है। कई सारे कंट्री अपने लॉन्चेस यहां से भी करते हैं। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में फ्रेंच गुआना एक कंट्री है। यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, कोलंबिया के पास देखोगे, वेनेजुएला कोलंबिया के पास आपको नजर आएगा फ्रेंच गुआना। तो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। इसमें कैनी एक जगह है, कैनी टेस्टिंग साइट। कैनी टेस्टिंग साइट, कई सारे कंट्री अपने लॉन्चेस यहां से करते थे। इसरो ने भी बहुत सारे लॉन्चेस किए हैं यहां से। इंडिया के भी बहुत सारे लॉन्चेस जो हैं फ्रेंच गुआना कैनी साइट से किए गए हैं। क्लियर है? तो फ्रेंच गुआना में कैनी लॉन्चिंग साइट, साउथ अमेरिका पड़ता है। बहुत सारे कंट्री के लॉन्चेस यहां से होते हैं। इंडिया के भी लॉन्चेस हुए हैं। मैं आपको एक पॉइंट बताऊं, इसमें क्या कारण है कि बहुत सारे लॉन्चेस जो हैं वो इक्वेटर के आसपास की जगह से किए जाते हैं? एक लॉजिक है इसमें। क्या कारण है कि बहुत सारे लॉन्चेस इक्वेटर के नजदीक से किए जाते हैं? या हमारे यहाँ भी टेस्टिंग साइट साउथ की तरफ क्यों है? श्रीहरिकोटा, उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड, तो उड़ीसा तो ईस्ट की तरफ पड़ गया, बे ऑफ बंगाल। श्रीहरिकोटा साउथ की तरफ। क्या कारण है कि साउथ की तरफ से और ज्यादातर कंट्री कोशिश करते हैं इक्वेटर के नजदीक से लॉन्च करने की? क्या रीजन है? अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ मूव कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, और सबसे तेज इसमें जो रोटेट कर रहा है इक्वेटर। आपको यहां नहीं फील हो रहा, आप स्पेस से देखोगे तब आपको अर्थ का मोशन पता चलेगा। सबसे तेज जो रोटेशन यहाँ इक्वेटर मूव कर रहा है सबसे तेजी से। तो जब आप ईस्ट की तरफ रखोगे, वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है, वेस्ट से ईस्ट मूव कर रहा है, और आप ईस्ट की तरफ से लॉन्च करोगे तो जो उसके लॉन्च में, उसके वेलोसिटी वगैरह में एक कंपोनेंट और ऐड हो जाता है, फ्यूल कम लगता है। आप इक्वेटर के पास से लॉन्च करोगे तो स्पीड का फायदा मिलेगा। इक्वेटर जो रोटेट कर रहा है उसका एक बेनिफिट मिलेगा,
थ्रस्ट उसको ज़्यादा मिलता है, थ्रस्ट ज़्यादा मिलता है, फ्यूल कम लगता है उसमें। और ईस्ट की तरफ से लॉन्च करने में, क्योंकि वेस्ट से ईस्ट की तरफ लॉन्च करेगा, तो वो कंपोनेंट कब ऐड होगा? जब आप ईस्ट की तरफ रखोगे, इधर से लॉन्च करोगे, तो यहाँ तेजी से जाएगा, फ्यूल कंजम्पशन कम होगा। तो इक्वेटर का नजदीक लॉन्च करने से फायदा यह है कि थ्रस्ट ज्यादा मिलता है, वेलोसिटी में एक कंपोनेंट ऐड होता है, फ्यूल कंजम्पशन कम होती है। तो पूरी कोशिश होती है कि इक्वेटर के आसपास से लॉन्च किया जाए। फ्रेंच गुआना जो कैनी सेंटर वगैरह से लॉन्च करते थे, वो इक्वेटर के नजदीक पड़ता है, एग्जैक्ट इक्वेटर तो नहीं पर उसके क्लोज है। और हम लोग ईस्ट की तरफ क्यों हमारे सेंटर हैं? उड़ीसा का व्हीलर आइलैंड, श्रीहरिकोटा। एक कारण अर्थ का रोटेशन तो है कि हम ईस्ट की तरफ से लॉन्च करें ताकि वेलोसिटी कंपोनेंट, अब इंडिया तो इक्वेटर पे पड़ता नहीं है, इंडिया इक्वेटर पे नहीं है, हमारे कई सारे लॉन्चेस फ्रेंच गुआना से हम करते थे, पर अब हमारे अपने भी टेस्टिंग साइट हैं, व्हीलर आइलैंड है, श्रीहरिकोटा है, कई साइट हमारे भी हैं। तो हम लोग ईस्ट की तरफ तो रखना जरूरी है, ईस्ट की तरफ रखोगे तो थ्रस्ट मिलेगा, फ्यूल कम लगेगा। और लॉन्च के टाइम में अगर वो फेल हो भी गया तो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरे। बे ऑफ बंगाल की तरफ चौड़ाई बहुत है, अरब सागर में उतनी चौड़ाई नहीं है, बे ऑफ बंगाल की विड्थ बहुत ज्यादा है। अगर वो फेल कर भी गया तो पॉसिबिलिटी है कि बे ऑफ बंगाल में कहीं ना कहीं गिरेगा। अरब सागर की तरफ अगर आप करोगे तो एक तो वो वेस्ट पड़ता है, अरब सागर जो एरिया इंडिया के वेस्ट की तरफ है, हमें ईस्ट की तरफ यूज करना चाहिए। और अरब सागर की तरफ आपको विड्थ उतनी नहीं मिलेगी, हो सकता है अरब सागर को पार करके किसी कॉन्टिनेंट अफ्रीका में गिर जाए जाकर। तो बे ऑफ बंगाल की विड्थ भी बहुत है, और अगर इनिशियल लॉन्च में फेल हो गया तो जाकर बे ऑफ बंगाल में गिरे, तो कोस्टल एरिया तो होना ही चाहिए। लॉन्च आप कोस्टल एरिया से करोगे और कोशिश करोगे ईस्ट की तरफ से लॉन्च किया जाए, और अगर इक्वेटर के नजदीक हो सके तो और बेटर। ईस्ट की तरफ से लॉन्च करोगे, कोस्टल एरिया होना चाहिए, और कोशिश करोगे इक्वेटर के नजदीक जितना हो पाए उतना बेटर। हम तो इक्वेटर पे पढ़ते नहीं, तो कोशिश करते हैं कि भाई साउथ में हमारे पास सेंटर है श्रीहरिकोटा, ईस्ट में व्हीलर आइलैंड उड़ीसा है। डीआरडीओ अपने बहुत सारे टेस्ट व्हीलर आइलैंड से भी करता है, इसरो भी करता है। श्रीहरिकोटा से मैक्सिमम लॉन्च आप इसरो के देखोगे, उन्हीं का सेंटर है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर। तो आगे इसरो के सेंटर में बताऊंगा, अभी उस पर मत जाओ। बस क्यों हम टेस्टिंग साइट बनाते समय किस बात का ध्यान रखना है, लॉन्च कहां से करते हैं, उसका लॉजिक ये होता है। स्पेस एजेंसी, किस कंट्री की स्पेस एजेंसी कौन सी है? रॉस कॉस्मोस, ये है रशिया वाली एक एजेंसी है, रॉस कॉस्मोस, ये रशिया की एजेंसी है। जक्सा, जापान एरोस्पेस एजेंसी, जक्सा जापान वाली है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए, कैनेडियन स्पेस एजेंसी सीएसए, रॉस कॉस्मोस रशियन स्पेस एजेंसी, जक्सा जापान एरोस्पेस एजेंसी, ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, सीएसए कैनेडियन स्पेस एजेंसी, इसरो इंडिया का, नासा अमेरिकन। ठीक, तो रॉस कॉस्मोस, जक्सा, ईएसए, सीएसए, ये और भी कुछ एजेंसीज हैं दुनिया के अलग अलग देशों की स्पेस प्रोग्राम्स के लिए, स्पेस प्रोग्राम्स के लिए और देशों की एजेंसी हैं। मिशन या स्पेसक्राफ्ट नासा ने जो अलग अलग प्लेनेट पर भेजे, नासा के कौन कौन से मिशन या स्पेसक्राफ्ट रहे हैं उनके नाम, अब ये फैक्चुअल डाटा है, याद ही करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूं याद कराने की, एक दो टर्म ध्यान से देखो। जैसे एक मिशन नासा का मैसेंजर अभी नहीं चल रहा है, पूरा हो चुका है, मैसेंजर मिशन नासा का पूरा हो चुका है। क्वेश्चन आता है किस प्लेनेट के लिए था? पहले दो लेटर देखो क्या लिखा है, ME मरकरी के लिए था। मैक्सिमम टाइम आपको नाम में ही जवाब मिल जाएगा। तो मैसेंजर ME मरकरी के लिए। न्यू हॉराइजन्स किसकी स्टडी के लिए था? प्लूटो की स्टडी के लिए। मैसेंजर मरकरी के लिए, न्यू हॉराइजन्स प्लूटो की स्टडी के लिए। एक है कैसिनी हाइजन्स, कैसिनी हाइजन्स सैटर्न की स्टडी के लिए, कैसिनी हाइजन्स सैटर्न की स्टडी के लिए। तो मैसेंजर मरकरी, न्यू हॉराइजन प्लूटो, कैसिनी हाइजन सैटर्न। सोलर पार्कर प्रोब सन के बारे में स्टडी करने के लिए, सोलर पार्कर प्रोब कुछ साल पहले ही नासा ने लॉन्च किया था कि सन के नजदीक जाए और सन की इमेज खींच के भेजे, फोटो खींच के भेजे। तो सन की जो सबसे क्लियर इमेज अभी तक मिली है, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था, वो इसी ने भेजा था, सोलर पार्कर प्रोब। सब नासा के हैं ये। सोलर पार्कर प्रोब सन की स्टडी के लिए था।
इसरो का कोई मिशन जो सोलर स्टडी के लिए है, आदित्य, नासा का सोलर पार्कर प्रोब, क्या इसरो का कोई मिशन है सन के लिए, आदित्य? आगे इसरो वाले में लिखा हुआ है मैंने, बस सुनो ध्यान से। एक है नासा का जूनो, जेयू वर्ड का मतलब ही है जुपिटर, जेयू वर्ड का मतलब ही है जुपिटर, तो जूनो जो है जुपिटर के लिए, ये नासा का पहला, दुनिया का पहला, बल्कि नासा का क्या, दुनिया का पहला पूरी तरह से सोलर पावर पे चलने वाला स्पेसक्राफ्ट, दुनिया का पहला पूरी तरह से सोलर पावर से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट। एक था नासा का मैवन, मैवन MEVEN, मैवन क्या है, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, मैवन, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, मैवन कहाँ की स्टडी के लिए, मार्स के लिए, तो मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन, ये इसका फुल फॉर्म है, लिख देता हूं मैं यहां, मार्स एटमॉस्फेयर एंड वॉलेटाइल इवोल्यूशन। इसमें जो रोबोट भेजा गया था, जो घूम घूम के फोटो खींच के भेजेगा, उसका नाम था क्यूरिसिटी रोवर, रोवर का नाम था क्यूरिसिटी। तो मैवन नासा का मिशन मार्स की स्टडी के लिए, नाम में ही लिखा हुआ है मार्स, मार्स के लिए कई सारे स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किए गए हैं, तो मैवन जो है नासा का, वो भी मार्स की स्टडी के लिए, जो रोबोट था उसका नाम रोवर, रोवर का मतलब है रोबोट जो घूम घूम के फोटो खींच के भेजेगा, उसका नाम था क्यूरिसिटी, क्यूरिसिटी रोवर। तो नासा का मार्स के लिए मैवन मिशन, जिसमें रोवर का नाम क्यूरिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। और कौन कौन से मिशन, एक नासा ने इनसाइट मिशन लॉन्च किया कि मार्स के ऊपर जमीन को डिग करके, जमीन को खुदाई करके उसके अंदर देखें कि किस चीज से बना हुआ है उसका सरफेस, मतलब मार्स के इंटीरियर स्टडी के लिए। नासा का इनसाइट, इसका क्या पर्पस था कि मार्स पर जाके जमीन को खोदे और उसमें अंदर देखे कि सरफेस किस चीज का बना है, क्या वहां की मिट्टी अर्थ की तरह है या अलग है। तो इंटीरियर स्टडी के लिए, मार्स के डीप इंटीरियर स्टडी के लिए नासा का इनसाइट मिशन। भाई अलग अलग मिशन में अंतर है ना, क्यूरिसिटी रोवर फोटो खींच के भेजेगा, इनसाइट जो है इंटीरियर की स्टडी करेगा। एक और मिशन नासा का परसीवरेंस, 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 ये भी मार्स के लिए है। और इनजेन्युटी, इनजेन्युटी नासा का हेलीकॉप्टर है मार्स के लिए, जैसे ड्रोन होते हैं वैसा, मतलब वो हवा में ऊपर उड़ के इमेज खींचेगा, फोटो खींचेगा, ऊपर से पता चले कि वहां लेक वेक कुछ है कि नहीं। जैसे ये इमेज मैंने दिखाई है, परसीवरेंस, ये है देखो, जो जमीन पे मूव कर रहा है ये रोबोट, ये वाला, ये परसीवरेंस है। जो हवा में उड़ रहा है ये इनजेन्युटी है। परसीवरेंस और इनजेन्युटी दोनों ही नासा के हैं। ये मार्स के सरफेस पे घूम रहा है परसीवरेंस, और हवा से फोटो खींचेगा इनजेन्युटी, ये ड्रोन की तरह है। दोनों ही नासा, इनजेन्युटी के एग्जाम में आ चुका है, परसीवरेंस भी आ चुका है अभी हाल फिलहाल में। एक मिशन इनका ओसिरिस रेक्स, एस्ट्रॉइड की स्टडी के लिए, कि एस्ट्रॉइड जो है, चट्टाने जो घूम रही हैं, उनका सैंपल कलेक्ट किया जाए और टेस्टिंग की जाए कि किस चीज के बने हैं ये। ओसिरिस रेक्स जो मिशन है नासा का, एस्ट्रॉइड का सैंपल कलेक्ट किया जाए और अर्थ पर लाकर देखें कि क्या चीज से एस्ट्रॉइड बने हुए हैं, उनकी स्टडी की जाए।
तो ओसिरिस रेक्स नासा का मिशन टू कलेक्ट एस्ट्रॉइड सैंपल एंड टू स्टडी अबाउट इट, एस्ट्रॉइड्स के बारे में स्टडी की जाए। ओसिरिस रेक्स ये भी नासा का है, एस्ट्रॉइड के सैंपल कलेक्ट किए जाए और उसको स्टडी किया जाए। वॉयेजर बहुत पुराना मिशन था, आउटर सोलर सिस्टम का पता लगाया था इसने, नेपच्यून, यूरेनस, इन सब के बारे में। वॉयेजर जो है नासा का बहुत पहले का मिशन, आउटर सोलर सिस्टम के बारे में बताया था इसने, यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में जानकारी दी। यूरेनस, नेपच्यून, इन सब के बारे में बताया। ऐसे ही नासा का एक मिशन डॉन, DAWN, डॉन का मतलब होता है सुबह की पहली किरण, डॉन का मतलब होता है सूर्योदय जब होता है, सुबह की पहली किरण, डॉन। तो डॉन मिशन इनका सेरेस की स्टडी के लिए था। सेरेस आपको मैंने बताया सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड है और ड्वार्फ प्लेनेट भी है। डॉन मिशन नासा का किसके लिए था? सेरेस की स्टडी के लिए, जो एस्ट्रॉइड है। पायनियर, मैगलान और द विंसी मिशन, तीनों के तीनों पढ़ा चुका हूं पहले, वीनस की स्टडी के लिए। पायनियर और मैगलान पुराने हैं, द विंसी नया है। पायनियर, मैगलान और द विंसी, ये तीनों मिशन किस प्लेनेट की स्टडी के लिए? वीनस के लिए। पायनियर, मैगलान पुराने मिशन है, द विंसी अभी नया मिशन है। द विंसी का जिक्र किया था हमने। एटमॉस्फेयर में एक लेयर है आयनोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो लेयर है पढ़ा चुका हूं मैं, थर्मोस्फेयर के ही लोअर पोर्शन को आयनोस्फेयर कहते हैं। रेडियो वेव प्रोपगेशन आयनोस्फेयर में ही होता है। वहां के लिए नासा का मिशन आइकॉन, आयनोस्फेयर की स्टडी के लिए, कि सोलर रेडिएशन जो आती हैं आयनोस्फेयर को किस तरह से प्रभावित करती हैं। आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर, आयनोस्फेयर की स्टडी के लिए। आइकॉन मिशन नासा का आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर। नासा का प्रोग्राम आयनोस्फेयर की स्टडी के लिए रेडियो वेव प्रोपगेशन एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में होता है, और सोलर रेज कैसे इस लेयर को प्रभावित करती हैं, सोलर स्टॉर्म वगैरह का इंपैक्ट कैसे पड़ता है इस पर, ये सब जानकारी इकट्ठा की जाए। एक मिशन है नासा का डार्ट मिशन। डार्ट मिशन का पर्पस ये है अर्थ को एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया जाए। आए दिन आप सुनते हो कोई एस्ट्रॉइड टकराने वाला है अर्थ से, कोई एस्ट्रॉइड, कोई उल्कापिंड अर्थ से टकराने वाला है, तो डार्ट मिशन का पर्पस है कि अर्थ को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उस एस्ट्रॉइड वगैरह के डायरेक्शन को बदला जाए, कैसे उस एस्ट्रॉइड वगैरह के डायरेक्शन को हम चेंज कर सके। तो नासा का मिशन है डार्ट मिशन, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट इसका नाम है, डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट। नासा का मिशन है प्लैनेटरी डिफेंस अगेंस्ट नियर अर्थ ऑब्जेक्ट, तो अर्थ के आसपास से जो एस्ट्रॉइड वगैरह गुजरते हैं कैसे अर्थ को उनसे बचाया जाए। डार्ट मिशन है एस्ट्रॉइड से अर्थ को प्रोटेक्ट करना, अर्थ के आसपास से जो एस्ट्रॉइड निकल रहे हैं कैसे अर्थ को प्रोटेक्ट किया जाए उनसे। डार्ट मिशन ये भी नासा का। नासा के टेलीस्कोप वगैरह कौन से हैं जिनसे ऑब्जेक्ट्स का पता किया गया? नासा की ऑब्जर्वेटरी या टेलीस्कोप कौन से हैं जिनसे पता लगाया गया? तो नासा के स्पेस टेलीस्कोप या ऑब्जर्वेटरी जिनसे हमें कई सारी स्पेस एक्टिविटी का पता चला, एक का नाम है जेम्स वेब, एक का नाम है हबल टेलीस्कोप, हबल, एक है टेस और एक है केपलर अभी रिटायर हो चुका है। तो नासा के स्पेस टेलीस्कोप जेम्स वेब, हबल, टेस, केपलर इसमें से डीकमीशन हो चुका है। डीकमीशन शब्द का मतलब है रिटायर हो चुका है, डीकमीशन का मतलब रिटायर। ऑपरेशनल कौन से हैं? ये तीनों ऑपरेशनल हैं। केपलर रिटायर हो चुका, बाकी तीनों ऑपरेशनल हैं। टेस का मतलब क्या है? टेस की फुल फॉर्म लिखी है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसमें टेस का फुल फॉर्म है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, या फिर से लिख देता हूं मैं। टेस का मतलब ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट, ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट टेस।
तो खाली ये जो है केपलर ये रिटायर हो गया, बाकी तीनों ऑपरेशनल हैं अभी। नासा के मून पर जो मिशन थे कौन कौन से थे? नासा का मून मिशन, एक का नाम था लाडी, एक का नाम सर्वेयर, एक का नाम अपोलो। अपोलो मिशन था, उसी में गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह, कल बताऊंगा मैं। तो लाडी, सर्वेयर और अपोलो, ये नासा के मिशन मून पे जो भेजे थे। नासा का मून मिशन लाडी, सर्वेयर, अपोलो। और नासा ने मार्स पर जो भेजे थे, मार्स वाले कौन कौन से हैं? मार्स ओडिसी, वाइकिंग, पाथफाइंडर, फिनिक्स, सोजर्नर। मार्स ओडिसी, वाइकिंग, पाथफाइंडर, फिनिक्स, सोजर्नर। फिनिक्स की स्पेलिंग ये है PHOENIX। मार्स ओडिसी, वाइकिंग, पाथफाइंडर, फिनिक्स, सोजर्नर, ये सब नासा ने भेजे थे मार्स पर। अल्फा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी बता दिया। किस प्लेनेट के मून के क्या नाम है? मार्स के दो मून हैं, फोबोस और डीमोस, इनका नाम है। मार्स के जो मून है उनका नाम है फोबोस और डाइमोस। फोबोस और डीमोस ये नाम है। जुपिटर पे बता दिया मैंने, 95 हो गए हैं अभी। जुपिटर के कुछ मून के नाम लिखे हैं, गैनीमेड, एक का नाम है जो, एक का नाम है यूरोपा, एक का नाम है कैलिस्टो। जुपिटर के कुछ मून के नाम है ये। तो जुपिटर पे 95 मून है, गैनीमेड, जो, यूरोपा, कैलिस्टो। सैटर्न पे 145। कुछ मून के नाम है टाइटन, एटलस, पंडोरा, इनसिलेडस, ये नाम लिखा है इनसिलेडस, ये सैटर्न के मून है। टाइटन, एटलस, पंडोरा, इनसिलेडस। मरकरी, वीनस के ऊपर कोई मून नहीं, मरकरी और वीनस के पास कोई मून नहीं है। तो अर्थ पर एक है, मरकरी वीनस पर 0, सैटर्न पे 145, मार्स पे 2, जुपिटर पे 95। कुछ मून के नाम यहां लिखे हुए हैं। नेपच्यून वाले मून का नाम है ट्रिटोन। नेपच्यून पे जो मून है उसका नाम है ट्रिटोन। प्लूटो वाले का नाम है शेरॉन, निक्स और हाइड्रा, ये स्पेलिंग है हाइड्रा। नेपच्यून पे मून का नाम है ट्रिटोन, TRITON, ट्रिटोन। प्लूटो पे है शेरॉन, निक्स, हाइड्रा। अर्थ वाले का नाम है लूना, बता दिया ये। अर्थ वाले का नाम है लूना। नासा ने वाटर के एविडेंस पता लगाए थे यूरोपा जो मून है उसके ऊपर और इनसिलेडस के ऊपर। यूरोपा और इनसिलेडस के ऊपर नासा को वाटर के एविडेंस मिले थे। दो मून ऐसे हैं, यूरोपा और इनसिलेडस, जिसके ऊपर वाटर का एविडेंस पाया गया था। क्लियर है? तो नासा को वाटर के एविडेंस मिले थे यूरोपा पे और इनसेलेडस पे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक स्पेसक्राफ्ट था, उसका नाम था रोसेटा। ये कॉमेट्स की स्टडी के लिए। कॉमेट क्या होते हैं कल हम बात करेंगे इस पर। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रोसेटा स्पेसक्राफ्ट था इनका कॉमेट की स्टडी के लिए। तो एस्ट्रॉइड में, मीटियोर में और कॉमेट में क्या अंतर होता है कल आएगा ये। रोसेटा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कॉमेट्स की स्टडी के लिए स्पेसक्राफ्ट था ये। स्पेस में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्री के सैटेलाइट वगैरह उसमें मूव कर रहे हैं, ओवर क्राउडेड हो गया है। तो ये जो सैटेलाइट वगैरह होते होंगे, अब जिनकी लाइफ खत्म हो गई है वो भी स्पेस में घूम रहे हैं, जो एक्टिव हैं वो भी घूम रहे हैं, तो आपस में कॉलिजन होता रहता है।
आए दिन जो है उनमें कॉलिजन होता रहता है, ब्रेक होते रहते हैं। अब जो टुकड़े बनेंगे वो भी स्पेस में घूमते रहेंगे, मतलब डेब्रिस मलबा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो टुकड़े बनेंगे कॉलिजन से वो औरों से टकराएंगे और ऑर्बिट ओवर क्राउडेड है। तो जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है, अर्थ के बाद जो पहली ऑर्बिट है लोअर अर्थ ऑर्बिट, वो ओवर क्राउडेड हो गई है, कॉलिजन होते रह रहे हैं ऑब्जेक्ट्स में, टुकड़े बन रहे हैं, वो और कोलाइड कर रहे हैं, डेब्रिस बढ़ रहा है, मलबा बढ़ रहा है। इसको हम कैसलर सिंड्रोम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कैसलर सिंड्रोम। स्पेस के अंदर ऑब्जेक्ट्स आपस में लोअर अर्थ ऑर्बिट में टकरा रहे हैं, मलबा जो है कॉलिजन के कारण बढ़ता जा रहा है, स्पेस जो है लोअर अर्थ ऑर्बिट ओवर क्राउडेड हो गई है। इसको कैसलर सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन लोअर अर्थ ऑर्बिट इंक्रीज कर रही है ऑब्जेक्ट्स के कॉलिजन के कारण, और फर्दर कैस्केड ऑफ कॉलिजन, मतलब जो टुकड़े बन रहे हैं वो टुकड़े औरों से टकरा रहे हैं, और टुकड़े बन रहे हैं वो औरों से टकरा रहे हैं, तो कैस्केडिंग हो रही है। कैस्केडिंग मतलब दो चीजों में कॉलिजन हुआ, कई टुकड़े बने, वो औरों से टकरा गए, तो कैस्केडिंग हो रही है, जिससे स्पेस डेब्रिस, डेब्रिस का मतलब मलबा, स्पेस के अंदर डेब्रिस बढ़ता जा रहा है। तो कैसलर सिंड्रोम का मतलब है स्पेस में मलबा लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, क्योंकि लोअर अर्थ ऑर्बिट में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर रहे हैं। निसार प्रोग्राम नासा और इसरो का आज तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन। निसार प्रोग्राम क्या है? नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, नासा इसरो का आज तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार, आज तक का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन नासा और इसरो के बीच। तो ये स्पेस अपना कुछ बना रहे हैं, कुछ लॉन्च कर रहे हैं, जिससे अर्थ के ऊपर होने वाली बहुत सारी एक्टिविटी की हमें जानकारी मिल पाएगी। तो अर्थ के ऊपर इकोसिस्टम में जो बदलाव आ रहा है, क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, आइस जो मेल्ट कर रही है, कई सारी चीजों की जानकारी हमें निसार प्रोग्राम से हो पाएगी, जो नासा इसरो मिलकर कर रहे हैं। तो इट विल मेजर अर्थ चेंजिंग इकोसिस्टम, डायनेमिक सरफेसेस एंड आइस masses, providing information about biomass, natural hazards, sea level rise, ground water level, इन सब चीजों की जानकारी हमें निसार प्रोग्राम से मिलेगी। तो अर्थ के ऊपर आइस कितना है, कितना कम होता जा रहा है, बायोमास कितना है, नेचुरल हैजार्ड्स के बारे में, सी लेवल कितना बढ़ रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल कितना घट रहा है, ये जानकारी हमें इस निसार प्रोग्राम से होगी। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सबसे बड़ा कोलैबोरेशन नासा इसरो का, जो अर्थ पर होने वाली कई सारी एक्टिविटी की हमें जानकारी देगा। ठीक है, चलो यहीं तक रखते हैं, अब कल देखेंगे इसके आगे। इलेक्ट्रिकल वालों का 1 बजे मेंस पेपर का डिस्कशन होना है, तो टाइम हो गया, आप लोगों का स्टार्ट हो गया होगा। तो टेस्ट सीरीज हमने मेंस की भी शुरू कर दी है, हर संडे एक एक टेस्ट होगा, टोटल 8 फुल लेंथ टेस्ट होंगे, ईसी में और इलेक्ट्रिकल में करा रहे हैं। ईसी और इलेक्ट्रिकल 2 ब्रांच में कर रहे हैं, हर संडे होगा फुल लेंथ 8 टेस्ट होंगे। पहला जो है 13 को हुआ था, उसका इलेक्ट्रिकल का डिस्कशन आज है। ठीक है क्लास, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इवनिंग में 6:30 ऑर्गेनाइजेशन वाला जो पार्ट चल रहा है वही आगे बढ़ेगा। थैंक यू ऑल।